हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज हम एक सीरीज लेकर आने वाले हैं ईएमटी का। और ईएमटी पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें वेक्टर एनालिसिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। डिफरेंट टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पढ़ना पड़ेगा क्योंकि वो डायरेक्ट हमें यूज़ होता है। तो ईएमटी स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, वेक्टर एनालिसिस पढ़ेंगे। देखिए, वेक्टर एनालिसिस में हमने क्या करना है कि सबसे पहले अलग अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ना है। पहला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तीसरा सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तीन प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे होते हैं और इनको कैसे कैसे डील किया जाता है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनते कैसे हैं, इस लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। पहले तो एक दो लेक्चर में हमें लग रहा है कि वेक्टर एनालिसिस के सारे पोर्शन ख़त्म करने में लग जाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम ईएमटी के पोर्शन को स्टार्ट करेंगे। तो आइए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेक्टर एनालिसिस। देखिए, आपका हेडिंग में भी यही डाला गया है, क्या है, वेक्टर एनालिसिस। देखिए, वेक्टर एनालिसिस में सबसे पहला पॉइंट क्या है, वेक्टर। तो वेक्टर किसे कहते हैं बेटा, देखो, वेक्टर जो होता है ऐसे क्वांटिटी होते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन होता है। स्केलर किसको बोलते हैं, स्केलर में केवल मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन वेक्टर में क्या होता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है। जैसे मास, मास क्या है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि मास का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर हम बोले कि हमने 10 किलोमीटर गए कहीं पे, तो वहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि 10 किलोमीटर किस डायरेक्शन में गए। तो वो डायरेक्शन का जो कंसेप्ट आता है वो क्या कहलाता है, वही उसको हमें वेक्टर बना देता है। कोई कहे कि अर्थ जो है, काफ़ी स्टूडेंट गलती ये करते हैं कि हम पूछते हैं कि अर्थ का जो स्पीड होता है, अर्थ का जो वेलोसिटी होता है, कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल होता है। वो ज़्यादातर से कहते हैं कि नहीं, अर्थ की वेलोसिटी जो है कांस्टेंट होता है। वो गलत है। अर्थ का वेलोसिटी कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होता है, मतलब स्पीड सेम होता है, लेकिन वेलोसिटी अलग अलग होता है। क्यों कि अर्थ जो है मूव करता रहता है, हमेशा उसका डायरेक्शन क्या चेंज होता रहता है। डायरेक्शन चेंज होने पर हम कह सकते हैं कि हमारा वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो अर्थ की जो वेलोसिटी होता है वो डिफरेंट होता है। क्यों डिफरेंट होता है, क्योंकि उसकी डायरेक्शन कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। लेकिन अर्थ का स्पीड क्या होता है, वो सेम होता है। तो स्पीड क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन वेलोसिटी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर हम स्केलर और वेक्टर की चर्चा नहीं करने वाले हैं। हम क्या करने वाले, बेसिकली कोऑर्डिनेट सिस्टम की चर्चा करने वाले हैं। तो वेक्टर एनालिसिस में हम ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज़ करेंगे जिसमें डायरेक्शन होगा, जिसमें हम डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे, डायरेक्शन को इग्नोर नहीं करेंगे। इसलिए हम, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ईएमटी के केस में क्या होता है कि ईएमटी में बहुत सारे चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो चीज़ें डायरेक्शन पर डील होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका एक अपना डायरेक्शन होगा, मैग्नेटिक फील्ड है, उसका अपने अपना डायरेक्शन होगा। दोनों को अप्लाई करेंगे तो ईएम वेव जो बनता है उसका एक अलग डायरेक्शन होता है। तो ईएमटी बिना डायरेक्शन का आप पढ़ ही नहीं सकते। ईएमटी जो है हम बिना डायरेक्शन को जाने नहीं पढ़ सकते। इसलिए इस लेक्चर में हम क्या करेंगे, ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ेंगे जिसमें डायरेक्शन भी हमारा इंक्लूड होगा। तो आइए हम पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। मान लीजिए ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। और ले लेते हैं इसको एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है। तो देखिए, एक्स एक्सिस का जो डायरेक्शन है हम एक्स कैप ले लेते हैं, वाई एक्सिस का जो डायरेक्शन है वाई कैप ले लेते हैं, और जेड एक्सिस का जो डायरेक्शन है वो जेड कैप ले लेते हैं। मान लीजिए कोई पॉइंट है पी, मान लीजिए कोई पॉइंट है पी, इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई
और जेड, वो इसका इनिशियल पॉइंट है। पी क्या है, एक मूविंग पार्टिकल है। मूविंग पार्टिकल का मतलब ये वो हमेशा रैंडम मूवमेंट करता रहेगा। इनिशियली पी पॉइंट पे है, तो पी पॉइंट पे इसका जो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है आर ले लेते हैं और वेक्टर लगा देते हैं, क्योंकि हमें इसमें डायरेक्शन को इंक्लूड करना है। इतना बात तो क्लियर होगा। तो इस आर वेक्टर को लिखने का जो तरीका होता है, आर वेक्टर को लिखने का जो तरीका होता है, तो क्योंकि हम वेक्टर की बात कर रहे हैं इसमें डायरेक्शन मेंशन करना ही पड़ेगा। तो एक्स डायरेक्शन में देखिए पी जो है, पी पॉइंट का हम वेक्टर लिख रहे हैं, तो क्या होगा, एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, ये एक डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप क्या करता है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और एक्स वाई जेड ये एक मैग्नीट्यूड को बताता है। तो हम कह सकते हैं कि आर एक वेक्टर क्वांटिटी है। देखिए इसको एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप को आई जे के भी लिखा जाता है। ओ आर हम करके लिख सकते हैं, एक्स आई कैप, वाई जे कैप प्लस जेड के कैप भी लिखा जाता है। तो इसमें क्या होता है, दो चीज कैलकुलेट करना होता है। पहला मैग्नीट्यूड, और दूसरा क्या है, यूनिट वेक्टर। इसके लिए हम कभी अलग से लेक्चर बनाएंगे जिसमें वेक्टर और स्केलर को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को समझने के लिए, मैग्नीट्यूड और यूनिट वेक्टर को समझने के लिए सीधा सीधा अगर एग्जांपल लेना चाहें तो हम कह सकते हैं स्पीड और वेलोसिटी। स्पीड क्या है, वो एक मैग्नीट्यूड है। और वेलोसिटी क्या है, कि अगर मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, वेक्टर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर यूनिट वेक्टर जो होता है वो केवल डायरेक्शन को बताता है, केवल डायरेक्शन को बताता है, वो मैग्नीट्यूड को बताता ही नहीं है। केवल वो डायरेक्शन की इंफॉर्मेशन को देता है। हमारा पार्टिकल या हमारा बॉडी किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो केवल यूनिट वेक्टर बताता है। ठीक है, इसी तरह हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड में अगर यूनिट वेक्टर जोड़ दिया जाए, यूनिट वेक्टर का मतलब है डायरेक्शन जोड़ दिया जाए, वो क्या हो जाता है, एक वेक्टर हो जाता है। देखिए मैग्नीट्यूड निकालने का जो तरीका होता है, इसको हम लिखते हैं माड से, माड से लिख दिया जाता है। और इसको क्या किया जाता है, पहले एक अंडर रूट लिया जाता है। निकालने का तरीका मैं बता रहा हूँ। अंडर रूट लिया जाता है, जो एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप या आई कैप, जे कैप, के कैप, ये एक यूनिट वेक्टर्स होते हैं, बेसिक यूनिट वेक्टर्स होते हैं। तो हमें क्या करना है, एक्स कैप, वाई कैप और जेड कैप के जो कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर को जोड़ दिया जाए, स्क्वायर करके जोड़ देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका क्या, पहले अंडर रूट लिखेंगे, उसके बाद एक्स वाई जेड के जो यूनिट वेक्टर हैं, एक्स कैप, वाई कैप, जेड कैप, इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर को जोड़ दिया जाए। तो एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर वाई स्क्वायर, प्लस जेड कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर जेड स्क्वायर। यही हमारा मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका होता है। अगर एक एग्जांपल देखा जाए, मान लीजिए कोई वेक्टर है 3i प्लस 2j प्लस 4k। अगर कोई कहे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड लिखने का तरीका ये होगा, हम अंडर रूट करेंगे, क्या करेंगे, अंडर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सबको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे। अगर मान लो वेक्टर में बस दो ही है, आई और जे है, तो यहाँ पर ये वाला कोफिशिएंट 0 हो जाएगा, केवल आई और जे के कोफिशिएंट के स्क्वायर का
ऐड करेंगे, ठीक। अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं। यूनिट वेक्टर क्या बोलता है? यूनिट वेक्टर एक केवल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए ये पार्टिकल जो है न तो एक्स डायरेक्शन में है, न तो वाई डायरेक्शन में है, और न ही जेड डायरेक्शन में है। बेसिकली इसका कंपोनेंट है ना, एक्स क्या है, इसका एक कंपोनेंट है एक्स डायरेक्शन में, वाई क्या है, इसका कंपोनेंट है एक वाई डायरेक्शन में, जेड क्या है, इसका एक कंपोनेंट है जेड डायरेक्शन में। लेकिन इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हमारा पी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ना तो एक्स में है, ना तो वाई में है, जेड डायरेक्शन में। इसका मतलब इसका जो एक्चुअल जो डायरेक्शन होगा इन तीनों से अलग होगा। और उसको कैसे निकाला जा सकता है? यूनिट वेक्टर। आप जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या बताता है? पार्टिकल के डायरेक्शन को बताता है। हाँ, मैग्नीट्यूड को नहीं बताता, केवल डायरेक्शन को बताता है। तो इसको निकालने का जो तरीका होता है, इसको लिखा जाता है आर कैप, और इसका जो वैल्यू होता है वेक्टर आर बाई मॉड ऑफ आर, ये निकालने का तरीका होता है। देखिए वेक्टर आर की वैल्यू कहाँ है हमारा, इसको ये क्वेश्चन नंबर 1 ले लेंगे तो ये हमारा वेक्टर आर का वैल्यू है। तो वेक्टर आर की वैल्यू लिख सकते हैं एक्स एक्स कैप प्लस वाई वाई कैप प्लस जेड जेड कैप बटा, अब ये क्या मॉड ऑफ आर, देखिए मॉड ऑफ आर यहाँ पर भी निकाला है और यहाँ पर भी निकाला है, तो इसके लिए तो यही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर। ये क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया हमारा यूनिट वेक्टर हो गया। अब देखिए मान लीजिए ये पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट है, पार्टिकल का इनिशियल पॉइंट पी है। अब सपोज दैट, अगर हम सपोज करते हैं हमारा पार्टिकल पहले पी पॉइंट पे है, ठीक है, पी पॉइंट पे है, कुछ समय बाद थोड़ा सा वो आगे बढ़ता है, मान लो पी पॉइंट है तो इसका जो डिस्टेंस होगा आर वेक्टर होगा। अगर मान लीजिए पॉइंट पी से क्यू पर पहुंच गया और पी पे हमारा कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई जेड, तो जाहिर सी बात है पी पे कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड है, वो आगे बढ़ेगा तो कोऑर्डिनेट कुछ चेंज होगा। पी पे हमारा एक्स वाई जेड है तो यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स वाई जेड, क्यू पे आगे जाएगा तो उसका क्या कोऑर्डिनेट कुछ चेंज हो जाएगा। तो मान ले रहे हैं कुछ चेंज एक्स डायरेक्शन में भी होगा, वाई डायरेक्शन में होगा, उसका जेड डायरेक्शन में भी होगा, हो सकता है, क्योंकि ना तो वो एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ना वाई में कर रहा है, ना जेड में कर रहा है, तो उसका जो थोड़ा सा कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज हो सकता है रिजल्टेंट, थोड़ा सा कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में हो सकता है, थोड़ा सा जेड डायरेक्शन। तो हम ले सकते हैं ये कि एक्स प्लस डेल्टा एक्स एक्स डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हुआ, वाई प्लस डेल्टा वाई वाई डायरेक्शन में, और जेड प्लस डेल्टा जेड जो है जेड डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हुआ। तो ये लेंथ आर है, ये लेंथ क्या हो जाएगा स्मॉल एल ले लेते हैं, स्मॉल एल ले लेते हैं। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा एल, मान लेते हैं जो हमारा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट पी से क्यू डेल्टा एल डिस्प्लेस हो गया, तो ये डेल्टा एल का वैल्यू क्या होगा ये फाइंड आउट करना है हमें। तो पी पर हमारा कोऑर्डिनेट क्या था बताइए, पी पर जो कोऑर्डिनेट था एक्स वाई और जेड था, और वो जब क्यू पे गया, क्यू पे देखिए कोऑर्डिनेट जो है एक्स का क्या होगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो गया, वाई प्लस डेल्टा वाई हो गया, और जेड प्लस डेल्टा जेड हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पहले आर था, पहले क्या था हमारा यहाँ से पी तक का जो डिस्प्लेसमेंट था आर था, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर था। अब क्यू पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है क्या हो गया है आर प्लस डेल्टा एल, यही हुआ है ना। अब ये बताइए डेल्टा एल हमें निकालना है,
डेल्टा एल डिस्प्लेसमेंट हमें निकालना है। तो जाहिर सी बात है क्यू डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में से पी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को घटा देंगे तो डेल्टा एल निकल जाएगा। और ये भी सुनिए कि आर का जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है क्या है, एक्स है, वाई है और जेड है। और क्यू के लिए लिखेंगे क्या होगा, एक्स की जगह एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा, वाई की जगह डेल्टा वाई, वाई प्लस डेल्टा वाई हो जाएगा और जेड प्लस डेल्टा जेड हो जाएगा। तो इसमें से अगर हम इसमें घटा देंगे तो क्या होगा, हमें डेल्टा एल नहीं मिल जाएगा। तो देखिए जब घटाएंगे तो क्या होगा, ये एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, जेड से जेड कैंसिल होगा, बचेगा कितना, dx dy dz बचेगा, यही बचेगा ना। वही हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। क्योंकि देखो दोनों q में से p घटाएंगे तो r से r तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, डेल्टा एल लेफ्ट साइड में, डेल्टा एल कहाँ बचेगा, डेल्टा एल लेफ्ट साइड में बचेगा और राइट साइड में क्या बचेगा, डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स एक्स डायरेक्शन में प्लस डेल्टा वाई वाई डायरेक्शन में प्लस डेल्टा जेड जेड डायरेक्शन में होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सही है ना। बस कभी कभी ये भी हो सकता है एक्स कैप वाई कैप जेड कैप की जगह आई कैप जे कैप के कैप हो सकता है। इतना उम्मीद है कि समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब ये जो डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड है, इसको एलिमेंट्री क्यूब के टर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो पहले हम इसको मिटा देते हैं फिर बताते हैं एलिमेंट्री क्यूब क्या होता है। इतना मिटाता हूं मैं। अगर ये डेल्टा एक्स डेल्टा वाई डेल्टा जेड तीनों डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होगा तो एक क्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो मान लीजिए क्यूब है ये, मान लीजिए एक कोऑर्डिनेट है जिसमें क्यूब है, इसको अलग कलर से बना देते हैं। क्या है, अलग कलर से बना दिया जाए, ठीक। ये आपका एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, जेड होगा। हम कह सकते हैं एक्स एक्सिस में का जो डिस्प्लेसमेंट है यही होगा ना, एक्स एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट एक्स डायरेक्शन में, यही हमारा डेल्टा एक्स है। वाई एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा वाई है और जेड एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट है डेल्टा जेड। तो देखिए क्यूब का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं, अगर तीनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्यूब बनाएगा, तो क्यूब का फॉर्मेशन करेगा। तो अब ये बताइए इस क्यूब का वॉल्यूम अगर निकालना होगा तो क्या होगा। अगर हम कह सकते हैं कि क्यूब की जो लेंथ है ए है बी है सी है, उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, ए इंटू बी इंटू सी। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लिखेंगे ड्रा ड्रा अ एलिमेंटल एलिमेंटल क्यूब। तो एलिमेंटल क्यूब का जो वॉल्यूम होगा हमारा, इसको किससे लिखा जाएगा, डेल्टा टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसका वैल्यू देख सकते हैं, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर किसी क्यूब का अगर डायरेक्शन ए है बी है सी है तो ए बी सी हो जाएगा। अगर तीनों डायरेक्शन बराबर है ए इंटू बी इंटू सी, ए क्यूब होता है, हम जानते हैं। तो डेल्टा ट्यूब टा की वैल्यू कितना होगा बताइए, डेल्टा टा की जो वैल्यू होगा डी एक्स डी वाई डी जेड, ये वॉल्यूम हो गया। एक एरिया एलिमेंट भी होता है, इसके बाद हम क्या करेंगे, एक एरिया एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है। और जब हम इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ेंगे, अभी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, यही सेम चीज हम क्या करेंगे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। फिर इसी सेम चीज को हम क्या करेंगे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए पढ़ेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है एक्चुअल में उसको पढ़ेंगे।
फिर उसके बाद सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनता है, फिर उसको पढ़ेंगे। फिर इन सारी चीज़ों को फिर से डील किया जाएगा एक नए कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर हमने एलिमेंटल क्यूब ले लिया है, इसका हमें वॉल्यूम मिल गया है, जाहिर सी बात है इसका एक एरिया भी मिलता है। तो देखिए एलिमेंटल एरिया कैसे निकाला जाता है, आइए देखते हैं। एरिया ऑफ एलिमेंट, ये तो हमारा पहला हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ एलिमेंट, इसको डीए से लिखा जाता है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी में होता है, ठीक है। एरिया ऑफ एलिमेंट हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। एरिया ऑफ एलिमेंट दो तरीके से निकाला जाता है। पहला, क्लोज लाइन से एरिया जो बनता है वो निकाला जाता है। दूसरा, क्लोज सरफेस से जो एरिया बनता है वो निकाला जाता है। इसको इसीलिए इसको दो पार्ट में पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, इसको दो पार्ट में पढ़ा जाता है। एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑफ ऑन क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। और दूसरा जो होता है एरिया ऑफ एलिमेंट, एरिया ऑन क्लोज्ड लाइन, क्लोज। आइए सबसे पहला पॉइंट यही हो इसमें जानने वाली बात है कि क्लोज सरफेस क्या होता है और ये क्लोज लाइन क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट तो यही है, क्लोज सरफेस क्या होता है, क्लोज लाइन क्या होता है। अब देखिए ये जो क्यूब है, क्यूब किससे घिरा हुआ है, लाइन से घिरा हुआ है कि सरफेस से घिरा हुआ है। तो क्यूब जो है हमारा किससे घिरा हुआ है, क्लोज सरफेस से घिरा हुआ है हमारा। देखिए अगर इसको नाम दे दिया जाए ए बी सी डी ई एफ जी एच, अगर नाम दे दिया जाए तो ये सारे ए बी सी डी ये क्या है, क्लोज सरफेस है। क्या है, एक क्लोज सरफेस है। देखिए बी सी ई एफ ये क्या है, क्लोज सरफेस है। जैसे हम एक डब्बा लिखते हैं, देखिए इसको समझ सकते हैं, ये हमारा जो सरफेस है ना ये क्लोज सरफेस है। देखिए ये क्या है, ये हमारा सारे 6 सरफेस है, 6 क्या है, क्लोज सरफेस है। और एरिया ऑफ एलिमेंट ऑन क्लोज लाइन, यहाँ पर क्लोज लाइन, देखिए कोई भी लाइन को अगर मिलाया जाए, अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, अगर ये इसको लाइन को ऐसे मिलाएंगे, देखिए एक लाइन ये हो गया 1 2 3 4, ठीक है ना। ये लाइन 1 2 3 4 ये क्या, एक ये भी तो एक एरिया बनाएगा ना। देखिए एरिया किससे बना है, लाइन से बना है। किससे बना है, क्लोज लाइन से बना है। देखिए चारों लाइन मिल करके क्लोज कर दे रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, एरिया ऑफ एलिमेंट ऑन क्लोज लाइन। अब इसमें देखिए ये सरफेस है, सरफेस का मतलब एक कोई प्लेन ले लेंगे, उसको रख देंगे, वो क्या होगा, क्लोज सरफेस होगा। देखिएगा ये लाइन है, क्लोज लाइन। तो क्लोज लाइन क्लोज सरफेस में आपको समझ में आया डिफरेंस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ एलिमेंट ऑन क्लोज सरफेस पढ़ेंगे, एरिया ऑफ एलिमेंट ऑन क्लोज लाइन पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।